डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 12th क्लास पर्सपेक्टिव। आज इस वीडियो में इस टॉपिक में हम सिंपल सीखेंगे व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ टू मेक इट। लेट्स स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम इसको यहाँ पे शॉर्ट में CFS यूज करेंगे। Cash flow statement is a part of analysis of financial statement. Means it's a tool for analyzing the financial statement just like your ratio analysis. It's another tool for analysis of financial statement. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या पर्पस सॉल्व करता है? It enable business to understand the reason for increase or decrease in a cash and cash equivalent as compared to last year. अभी हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बाद में समझते हैं। टेक्निकल वर्ड क्या है, हम सिंपल समझना चाहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे ये बताती है कि मेरा जो इस साल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, व्हाट आर द रीजन फॉर इट। तो आप बोलेंगे सर कैश तो बढ़ना अच्छी बात है, उस कैश बढ़ने में क्या नुकसान हो सकता है? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इंक्रीज इन कैश मे नॉट ऑलवेज बी गुड फॉर अ बिजनेस। मीन्स हमारे पास जो कैश बढ़ा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द सेम। उस रीजंस के बाद हमें समझ में आएगा कि जो कैश बढ़ा है, इज इट अ गुड फॉर अ बिजनेस और अ बैड फॉर अ बिजनेस। लेट्स स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जब अभी सीखेंगे, हमको हमेशा कंपैरेटिव बैलेंस शीट गिवन होगी। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब हमें एक करंट ईयर की बैलेंस शीट गिवन होगी और हमें एक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट गिवन होगी। तो हमें एक करंट ईयर की बैलेंस शीट और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है। अब हम समझते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मेरा कैश लास्ट ईयर कितना था, 0, और अब बढ़ के कितना हो गया? कैश मींस कैश एंड बैंक, तो मैंने बैंक बैलेंस लिखा है। अभी हम समझेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। अभी फॉर द टाइम बिंग आप समझ लीजिए कैश प्लस बैंक इज इक्वल टू दी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको मैं नीचे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़ गया? 0 से 10 lakhs। मीन्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 टू 23 हमारे पास 10 लाख रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है। अब हम इधर देखते हैं क्या रीजन है। स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट में कोई मूवमेंट नहीं हुई है। लोन लोन जो लास्ट ईयर 0 था वो बढ़ के कितना हो गया? 10 lakhs। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बिजनेस ने 10 लाख का लोन लिया और वो 10 लाख का लोन उसने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 10 lakhs। अब कोई भी बिजनेसमैन जो लोन लेता है, इट्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द मनी आइडल इन अ बैंक अकाउंट, इज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। या तो वो लोन लेके स्टॉक लेगा, मशीन लेगा, कुछ भी लेगा। क्योंकि अगर आप लोन लेके बैंक में वो मनी आइडल रख रहे हैं, इट मीन्स यू आर इंकरिंग अ लॉस, बिकॉज लोन पे आपको क्या देना है? इंटरेस्ट। और बैंक में जो आपका पैसा करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस करंट अकाउंट के पैसे पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब आपने जो लोन लेके बैंक बैलेंस बढ़ाया, दिस इज नॉट द साउंड बिजनेस पॉलिसी। यहाँ पे जो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लोन, इट गिव्स इन रीजन कि दिस इज नॉट द साउंड बिजनेस पॉलिसी। हमने ये बिजनेस सही तरीके से नहीं करा, हमें लोन लेके वो पैसा इन्वेस्ट करना था। यहाँ पे जो मेरा लोन बैंक बैलेंस बढ़ा, ये बैंक बैलेंस जो मेरा यहाँ पे बढ़ा, इट्स ऑन द फेस ऑफ इट इट सीम्स अच्छी बात है। बट जब हमने एनालिसिस करा तो हमें पता लगा भाई ये तो लोन लेने से बढ़ा था। मीन्स लोन लेके हमने पैसा आइडल बैंक में रख दिया है। तो इट गिव्स मी एन एनालिसिस कि मैंने सही नहीं करा है। अब नाउ लेट्स टेक द डिफरेंट केस। यहाँ पे भी आपका लोन सॉरी बैंक बैलेंस कितना था? 0 था, जो बढ़ के कितना हो गया? 10 लाख। स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है, शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं है। प्रॉफिट मेरा कितना हुआ? प्रॉफिट मेरा 0 से 10 लाख हो गया। एक सिंपल सा अकाउंटिंग का अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट है, जब भी मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, इन अ सिंपल सेंस,
मेरी एसेट भी बढ़े, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। सिंपल, अगर मैंने एंट्री पास की, फॉर एग्जांपल हमारा काम कमीशन का काम है, हमें एंट्री पास करी कैश टू कमीशन 10 लाख, तो 10 लाख रुपए मेरे पास कैश आया और 10 लाख रुपए मेरे पास प्रॉफिट भी आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ा है, इट हैज रिजल्टेड इन अ इंक्रीज इन माय कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ना इज अ गुड थिंग, बिकॉज ये जो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा है ये मेरे प्रॉफिट के कारण बढ़ा है, एंड इट्स अ गुड थिंग। तो आपने दो सिचुएशन में देखा, यहाँ जो बैंक बैलेंस बढ़ा, ये बैंक बैलेंस कारण अच्छा नहीं है बढ़ना, क्योंकि लोन मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना था। यहाँ जो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, इट्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, इट्स अ गुड थिंग। हेंस तो आपने ये समझा कि जब भी बिजनेस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, ये हमेशा अच्छी बात नहीं है, बिकॉज हमने एनालिसिस करके समझा इस केस में यहाँ लोन की वजह से बढ़ा है या प्रॉफिट की वजह से बढ़ा है। तो जो लोन की वजह से बैंक बैलेंस बढ़ा है, दैट्स नॉट अ गुड, बिकॉज लोन से हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी थी। और जो प्रॉफिट की वजह से बढ़ा है, इट्स अ गुड थिंग कि मेरा प्रॉफिट से कैश आ गया। ये आपको समझ में आया कि वाई देर इज अ नीड फॉर एनालिसिस, वाई देर इज अ नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। डायरेक्ट मेथड जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड जो हमारे 12th के सिलेबस में है। बट हमको अगर प्रॉपरली कैश फ्लो स्टेटमेंट समझनी है, तो मैं आपको ये बोलूंगा, थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड इज असेंशियल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दी इनडायरेक्ट मेथड। ये जब मैं आपको आगे और नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जब बेसिक से आगे बढ़ेंगे, तब मैं डायरेक्ट मेथड का यूज करके ये आपको समझाऊंगा वो टेक्निकलिटीज। आइए, जस्ट नॉलेज के लिए, अंडर डायरेक्ट मेथड CFS is prepared from profit loss account and a cash account. Under indirect method, CFS means cash flow statement is prepared from a comparative balance sheet. तो मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूं, आपको समझ में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चीज होती है। एक डायरेक्ट मेथड में ये मैंने आपको दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश सेल्स का मतलब गुड्स हमने कैश पे बेचे और हमने क्रेडिट परचेज करी 40 लाख रुपए की, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 10 लाख रुपए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्रॉफिट तो मेरा 10 लाख आ रहा है, बट हाउ मच कैश वी हैव जनरेटेड इन दिस ट्रांजेक्शन। हमने 50 लाख का माल कैश पे बेचा, बट हमने अभी सारे का सारा माल क्रेडिट पे परचेज करा है। इसका मतलब मेरे पास 50 लाख रुपए पैसा आ गया है, बट अभी तक मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं गया। तो यहाँ पे इवन दो माई प्रॉफिट इज 10 लाख, बट इन द बिजनेस आई हैव जनरेटेड द कैश ऑफ 50 लाख। दिस इज माई डायरेक्ट मेथड। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज द ईयर फर्स्ट, मीन्स अभी लास्ट ईयर कंपनी का जीरो था सब कुछ, पहला साल कंपनी ने स्टार्ट करा है। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट में लास्ट ईयर में मैंने सबको जीरो ले लिया। अब हम इस ट्रांजेक्शन्स के बेसिस के ऊपर बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख रुपीस, ये लाइबिलिटी साइड में आ गया। मेरे पास कैश कितना जनरेट हुआ, 50, ये मेरे पास 50 बैलेंस शीट में एसेट में कैश आ गया। अभी हमने क्रेडिट परचेज करी है, इसका मतलब अभी हमारे पास पैसा देना बाकी है, क्रेडिटर्स आ गए। अब हमको ये सीखना है कि इस बैलेंस शीट से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा। अभी हमने ऊपर सीखा था कि बॉस प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए तो मेरा कैश प्लस हुआ है बिजनेस में, हम कैश के एंगल से बना रहे। अब आपको एक चीज समझाता हूं जिसको मैंने अभी नीचे रूल, एक सिंपल रूल बना दिया, उससे समझाऊंगा। जब भी बिजनेस में क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, व्हाट इट मीन्स कि हमने क्रेडिट परचेज तो करी है, इट मीन्स परचेज मेरा एक्सपेंस हो गया है, जो मेरा यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा था, बट अभी तक उसकी वजह से कैश नहीं गया है, क्योंकि क्रेडिटर्स है, हमने उधार पे माल परचेज करा है। इसका मतलब
कि मेरे पास जो ये 10,000 का प्रॉफिट आया है, ये मान ले कि एटलीस्ट 10 लाख रुपए का कैश आया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम एक एजम्पशन लेते हैं कि जितना भी प्रॉफिट है उतना कैश आया होगा, बाकी उसको एडजस्ट करते हैं। अब क्रेडिटर्स जो मेरे 40 लाख से बड़े हैं, इट मींस मैंने एंट्री क्या पास कर दी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इसका मतलब परचेज मेरा एक्सपेंस बन गया है। इट मींस मेरे पास जो ये 10 लाख का प्रॉफिट आया है, ये 40 लाख की परचेज एक्सपेंस माइनस करने के बाद आया। बट इस एक्सपेंस ने मेरा कुछ भी कैश का आउटफ्लो नहीं करा है। तो अगर मुझे ये समझना है मेरा कैश जनरेशन कितना हुआ है, तो मुझे यहाँ पे जो मेरे क्रेडिटर्स का अमाउंट बढ़ा है वो मुझे ऐड करना है 40 लाख रुपीस। इसको डिटेल में मैंने अभी नीचे एक रूल बनाया है जो मैंने अभी रिपीट करा है, उससे समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों मेथड, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इट गिव्स द सेम रिजल्ट। बट किस तरीके से हमने डायरेक्ट से इजीली समझ लिया कि हमारे पास 50 लाख रुपीस का कैश आया है, और उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट मेरा बढ़ा, प्रॉफिट 10 लाख रुपए का बढ़ा है, हमने माना उतना मेरे पास कैश आया। क्रेडिटर्स बढ़ने से सिर्फ मेरा एक्सपेंस बढ़ा है बट मेरा कैश नहीं गया। तो अगर मुझे कैश जनरेशन निकालना है तो मैंने प्रॉफिट में इंक्रीज इन क्रेडिटर्स को ऐड कर दिया, तो मेरे पास कैश जनरेशन आ गया। आप इसमें टेंशन मत लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं नीचे रूल है उससे समझाता हूँ। मीन्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करा सकूं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्रेडिट सेल करी 50 लाख रुपए, कैश परचेज हमारी 40 लाख रुपीस की। हमने सामान उधार पे बेचा है और हमने परचेज कैश में करा है। नेट प्रॉफिट मेरा 10 लाख रुपए आ रहा है। अब एक कैश बुक समझते हैं। हमने 40 लाख रुपए कैपिटल से आए, हमने एज्यूम करा, और हमने कैश परचेज करी है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स काट रहा हूँ, पेमेंट फॉर परचेज। हमने 40 लाख रुपए का सामान परचेज कर लिया। इसका मतलब क्लोजिंग कैश कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। अब हम इसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनाते हैं, एज्यूमिंग कि लास्ट ईयर हमारा 0 आ रहा है, लास्ट ईयर हमारा 0 आ रहा है। हमने क्रेडिट सेल कितने की करी, 50 लाख रुपए। इससे मेरे पास 50 लाख रुपए के डेटर्स बढ़ गए। कैश परचेज करिए, अब कैश नेट प्रॉफिट कितना करा है, 10 लाख रुपए, ये बढ़ गया। कैश परचेज समझते, कैपिटल कितनी आई, 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए से कैपिटल आ गई और कैश चला गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना आया, तो 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कैश बुक हमारी शो कर रही है 0 कैश। अब हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 10 लाख। तो हमने एज्यूम करा कि 10 लाख रुपए से मेरे पास कैश बढ़ गया होगा, एज्यूम कर रहे हैं। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। मेरे 50 लाख रुपए से डेटर्स बढ़े, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमने एंट्री पास कर दी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मीन्स डेटर बढ़ने का मतलब ये हो रहा है कि हम लोगों ने अपना प्रॉफिट तो बढ़ा दिया बट कॉरस्पॉन्डिंग अभी उतना कैश नहीं आया। तो अगर मुझे प्रॉफिट से कैश पे पहुंचना है तो जो मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया था ये मैंने लेस कर दिया, क्योंकि इस प्रॉफिट इस एंट्री से सिर्फ मेरी सेल्स बढ़ी है, मेरा प्रॉफिट बढ़ा है बट मेरे पास कैश नहीं बढ़ा है। तो अगर प्रॉफिट से मुझे कैश पे पहुंचना है तो मैंने कैश में से जो मेरा प्रॉफिट बढ़ा है बट कैश नहीं बढ़ा है वो माइनस कर दिया। तो ये कितना आ गया, -40। उधर मेरे पास कैपिटल से 40 लाख रुपए कैश आया है, तो 40 लाख रुपए मैंने प्लस कर दिया। ओवरऑल इंक्रीज इन कैश 0। तो ये मैंने कोशिश करी अपने एंड से समझाने की कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड किस तरीके से हम यूज करते हैं।
अगर आपको ये अभी समझ नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, हम अब सिंपल समझते हैं रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग CFS indirect मेथड से। We are concerned with the difference in a balance sheet items except for provision for tax। मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, बैलेंस शीट आइटम के डिफरेंस से। अब हम आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब एनीथिंग विच इज एज गुड एज माय कैश। तो हम जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश, बैंक बैलेंस और लिक्विड इन्वेस्टमेंट, दैट्स अ करंट इन्वेस्टमेंट, हम इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम समझते हैं कि हम यहाँ पे CFS किससे बना रहे हैं, बैलेंस शीट से, और हमें मतलब किससे है, डिफरेंस से। तो हम एक चीज समझते हैं कि एसेट लायबिलिटी के चेंज होने पे कैश और कैश इक्विवेलेंट पे क्या यूज आएगा। जब भी मेरी एसेट बढ़ेगी तो मेरे पास कैश कम हो रहा है। लॉजिकल बात है कि आपने स्टॉक परचेज करा तो आपने क्या एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये छोड़ो, आपने मशीन परचेज करी, आपने क्या एंट्री पास कर दी, मशीन टू कैश। तो एज अ रूल जब भी मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम ये मान रहे हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है तो हम मान रहे हैं कैश इंक्रीज हो रहा है। से मैंने सेल कर दी तो मैंने क्या एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। आप बोलेंगे ये तो इनकम है, इससे फिर मैं एक को क्रॉस करता हूँ। हमने मशीन बेच दी तो हमने एंट्री पास कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, से नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेची। तो जब भी एसेट बढ़ रही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है। वाइसा वर्सा लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी अगर हो रही है इसका मतलब कैश बढ़ रहा है, हमने लोन लिया, कैश टू लोन। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हमारा कैश कम हो रहा है, हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए आपको ये रूल ध्यान रखना है। अब हमें बैलेंस शीट के आइटम्स को, जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स है उसको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। हमारा एक ICICI इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करा है 3, which provides how to make CFS and according to AS3 बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स है मुझे उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि हम इन 3 एक्टिविटीज में बैलेंस शीट के कौन कौन से आइटम्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नाम से हो रहा है ऑपरेटिंग, तो हम क्या लेके जाएंगे, बैलेंस। और हमें लेना क्या है ये आप ध्यान रखना, डिफरेंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में P&L का डिफरेंस आएगा, करंट एसेट्स का डिफरेंस आएगा और करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 एलिमेंट आएंगे, P&L का बैलेंस, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नाम से शो हो रहा है इन्वेस्टिंग, इसका मतलब हमने बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट करा है, हमने बिजनेस में नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करा है। मेरी जो बैलेंस शीट होती है, हम अगर समझने की कोशिश करें लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड बताती है सोर्स ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से आ रहा है, और ये बताती है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, हमने वो पैसा बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट कर दिया। तो जब भी मुझे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखना है तो मुझे NCA देखना है, नॉन करंट एसेट्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस मेरे पास पैसा कहाँ से आया है, तो मेरे पास पैसा 2 जगह से आएगा, शेयर कैपिटल और NCL। तो अगर आप देखेंगे हमारी बैलेंस शीट जो होती है, अगर हम यहाँ पे समराइज करें, बैलेंस शीट में इधर आता है शेयर कैपिटल, इधर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, इधर आता है NCL, इधर आता है CL, इधर आता है NCA, इधर आता है CA। शेयर कैपिटल और NCL को हम कहाँ ले गए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस और CL को कहाँ ले गए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। NCA को कहाँ ले गए, इन्वेस्टिंग में, और CA को कहाँ ले गए, ऑपरेटिंग में।
तो इस तरह से पूरे बैलेंस शीट के आइटम्स को हमने 3 आइटम में क्लासिफाई कर दिया। अब ये 4 नंबर रूल और 5 नंबर रूल को से बेसिस पे हम एक सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। शेयर कैपिटल ये हमारे पास जो आ रही है ये 23, ये 22 की बैलेंस शीट है। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। अब हमें करना क्या है, हमारा रूल है कि जो भी लायबिलिटी बढ़ रही है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ा है, लायबिलिटी कम हो रही है तो वाइस वर्सा। अब हमें बैलेंस शीट के आइटम्स को 3 कैटेगरी में समराइज करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। AS3 के अकॉर्डिंग देर इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी मैं इस फॉर्मेट के ऊपर नहीं वर्क करूंगा, अभी मेरा पर्पस है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। वंस यू आर थ्रू विद द कॉन्सेप्ट देन आई विल कम टू द फॉर्मेट। आइए अब हम कैसे शुरू करेंगे, हम तीनों एक्टिविटीज को नोट डाउन कर लेंगे और देन विल गो टू द बैलेंस शीट। अब शेयर कैपिटल बढ़ी है, शेयर कैपिटल मेरी कहां पे जाती है, इन्वेस्टिंग में। लायबिलिटी बढ़ रही है कितने से, 2 लाख से। इसका मतलब मैंने इन्वेस्टिंग में लिख दिया इश्यू ऑफ शेयर, 2 लाख पैसा आया है मेरे पास। प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेरे पास कहां जाता है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेरे जाता है CFO में, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये भी लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरे पास 5 लाख रुपए कैश आ गया। लॉन्ग टर्म लोन कहाँ जाएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ NCL। ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, लायबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब हम लोगों ने लोन रीपे कर दिया। अब क्रेडिटर्स ये मेरे कहाँ जाते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में। लायबिलिटी बढ़ रही है, पैसा आया है, हमने इंक्रीज इन कैपिटल इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ CL। ये कहाँ जाएगा, ये मेरा जाएगा CFO में। ये आप देखेंगे 1 लाख से 10 हो रहा है, ये 90,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमने पढ़ा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम होता है, हमने ये 90,000 माइनस कर दिया। तो दिस वे वी जस्ट यू कंप्लीट द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मीन्स जो आइटम जिस एक्टिविटी में जाना है वी फीड इट अकॉर्डिंगली। नाउ कम्स टू द एसेट साइड। लैंड मेरी नॉन करंट एसेट्स है, लैंड मेरी घट रही है, इसका मतलब ये मेरे पास पैसा आया इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ लैंड। मशीन इज अगेन अ नॉन करंट एसेट, राइट। ये मेरी एसेट बढ़ रही है, नॉन करंट एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है, पैसा जा रहा है, ये मैंने इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ मशीन 3 लाख दिखा दिया। स्टॉक इज माई करंट एसेट, ये कहां जाएगा, CFO में। स्टॉक 1 लाख 3 लाख से बढ़ रहा है, एसेट बढ़ती है, पैसा कम होता है। इंक्रीज इन स्टॉक लिखा, इंक्रीज इन स्टॉक है, बट अफेक्ट मुझे दिखाना है किसके ऊपर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। तो स्टॉक बढ़ रहा है, उससे कैश जा रहा है, -3 लाख कर दिए मैंने। डेटर्स अगेंस्ट अ करंट एसेट CFO में जाएंगे। डेटर्स कितने बढ़ रही है, 1 लाख रुपए से। एसेट बढ़ रही है, कैश कम हो गया। अब जो करंट इन्वेस्टमेंट है ये तो मेरा क्या चीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब लास्ट ईयर मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, 2 लाख। इस साल बढ़ के कितना हो गया ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 3,10,000। इसका मतलब एज कंपेयर टू लास्ट ईयर मेरे पास 1,10,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हुआ है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जितना भी डाटा फीड करा है उसे प्लस माइनस करके हम नेट पे आए। इसका मतलब हम लोगों ने ये देखा कि वी हैव जनरेटेड कैश फ्रॉम ऑपरेशन 2,10,000। वी हैव जनरेटेड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1 लाख रुपीज, एंड देर इज अ आउटफ्लो फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेगेटिव में आ रहा है 2 लाख रुपए। इसका मतलब 3,10,000 रुपए दो एक्टिविटी से पैसा आया और फाइनेंसिंग में पैसा चला गया 2 लाख। तो नेट जो मेरे पास 1,10,000 का कैश बना, तो हमने ऐसे शो करा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख रुपए, ये 50 और 1.5 लाख।
ये 50 करंट इन्वेस्टमेंट थी, 1.5 लाख मेरे पास बैंक बैलेंस था। इट्स एड टू 3 लाख 10 जो मेरे यहाँ पे मैच हो रहा है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस क्या निकल गया। हमने प्रॉफिट कितना जनरेट करा, 5 लाख रुपए, बट मैंने ऑपरेशन से कैश कितना जनरेट करा। इट मीन्स आई एम नॉट कैरिंग ऑन माई बिजनेस इन अ प्रॉपर वे। सिंपल मतलब है, मैं या तो सामान उधार पे बेच रहा हूं, या मैं परचेज सामान उधार पे बेच रहा हूं और कैश परचेज कर रहा हूं। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। हेंस मैंने प्रॉफिट 5 लाख रुपए कमाया है, बट एक्चुअली ऑपरेशन से कैश 2,10,000 रुपए आ रहा है। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। प्रैक्टिस होनी क्या चाहिए, जितना प्रॉफिट आ रहा है वो उस उतना या उससे ज्यादा कैश आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे देखी कि हमने लैंड बेची, सरप्लस लैंड होगी, मशीन परचेस कर ली, राइट बिजनेस प्रैक्टिस। तो इस प्रोसेस में मैंने 1 लाख रुपए कैश जनरेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमने 2 लाख रुपए शेयर्स इशू करे, उससे हमने कुछ लोन चुका दिया, और बाकी जो मेरे ऑपरेशन से कैश आया या इन्वेस्टिंग से कैश आया उससे लोन चुका दिया। तो मीन्स इस पूरे सिनेरियो में अगर हम समझने की कोशिश करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एनालिसिस निकल के आता है, बिजनेस इज ऑपरेटिंग ऑन द राइट पार्ट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ के आता है, सही है कि हमने लोन चुका दिया ताकि इंटरेस्ट कॉस्ट बचे और वो लोन के लिए शेयर्स इशू करे, और कुछ कैश मैंने इन्वेस्टिंग से या ऑपरेशन से यूज कर लिया। आपको ये अंडरस्टैंडिंग पूछने को नहीं आएगा, बस नॉलेज बता रहा हूँ कि 1,10,000 रुपए जो मेरे पास कैश पड़ा है वो 3 कारण है। ऑपरेशन से 2,10 आया, इन्वेस्टिंग से 1 लाख आया, 3,10,000, और फाइनेंसिंग से 2 लाख चला गया। This is how we make the cash flow statement under indirect method. In my next video, I will come up with the adjustments for cash flow statements. कि अगर हमें कोई एडजस्टमेंट्स होगी तो वो कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ये वीडियो का पर्पस था, टू गिव द बेसिक नॉलेज अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगेन, sincere request, if you like my video, please do subscribe my channel. Thank you.